प्रिय भैया बहनों, हम लोग इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम लोग अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो दिया गया है कि नए जीते गए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। जो नए लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। इस्लामी राज्य ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जो इस्लामी राज्य थे, अर्थात जिन्होंने जिन नए राज्यों को जीता, वहाँ जो जीते हुए राज्य थे वहाँ उन लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। लेकिन जब इस्लामी जगत के राज्य भी इस पर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जो ज़मीन के मालिक होते थे, बड़े बड़े छोटे और बड़े किसान थे, वो और कहीं राज्य था। इराक और ईरान में ज़मीन काफ़ी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी, जिसकी खेती किसानों द्वारा की जाती थी। तो इसमें कहा गया है कि जो खेती की जाती थी वो किसानों द्वारा की जाती थी, और किसानों की जो उपज होती थी उस उपज के बदले वो उस उपज के लिए राजकोष में कर के रूप में देते थे। कभी कभी तो वो आधे उपज का आधा हिस्सा देते थे, कभी कभी 5वां हिस्सा देते थे, जैसा कि इसमें भी दिया गया है। जो कर लगता था, जिसको खराज बोलते थे, जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर के उसके 5वें हिस्से के बराबर होता था। जो ज़मीन मुसलमानों की मिल्कियत थी अथवा जिसमें उसके द्वारा खेती की जाती थी, उस पर उपज का 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। इसमें इस बताने का प्रयास किया गया है कि जो मुसलमान लोग जो खेती करते थे उनको कम कर देना पड़ता था। इससे क्या हुआ कि जो गैर मुसलमान थे कर न देना पड़े, इसके उद्देश्य से लेकर के वो क्या बनने लगे? मुसलमान बनने लगे। इससे मुसलमानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, तो जिसमें कर में गिरावट आई। इस कर को गिरावट को देखते हुए राजा ने बाद में वहाँ के खलीफा जो थे एक समान नीति अपनाई, और 10वीं शताब्दी में राज्य के अधिकारियों का अपना वेतन भूमियों के रूप में देना, जो वेतन होता था भूमि दे देते थे, जिसके राजस्व के रूप में प्राप्त करते थे। इस तरह राजस्व से, जिसे एकता या राजस्व का हिस्सा कहा जाता था, लेने के लिए प्राधिकृत किया गया। खेती में खुशहाली, राजनीतिक स्थिरता साथ साथ आए। बहुत से क्षेत्रों में विशेष रूप से नील घाटी राज्य की सिंचाई प्रणालियों, बांधों और नहरों के निर्माण, कुओं की खुदाई के लिए सहायता दी गई। जो खेती में खुशहाली आए, जिससे उपज बढ़ते रहे, इसके लिए राजकोषों द्वारा विभिन्न व्यवस्थाएं की गई। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की गई, जिससे जो है फसलों का उत्पादन अधिक से हो सके। इसमें किताब में एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है कि इसमें देख रहे हैं कि किसान फसल को काट रहा है और एक व्यक्ति ऊपर लेकर के कुछ तस्तरे में लेकर के उनके भोजन की व्यवस्था कर रहा है। इस तरह ये कुछ जानवर इस तरह के खेतों में कार्य करने के लिए लगे हुए हैं। चित्र के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। फिर इसमें कह रहे हैं कि जो सिंचाई की व्यवस्था के साथ साथ जिसमें फसलों में वृद्धि हुई और बहुत से नए फसलों का उत्पादन किया गया, जिसमें दिए गए कपास, संतरा, केला, तरबूजा, पालक और बैगन की खेती की गई, और यूरोप में उनका निर्यात भी किया गया। जो यूरोप वासियों से उनका निर्यात, जो फसलों का उत्पादन होता था, जब अधिक मात्रा में होने लगा तो उनका व्यापार अन्य यूरोप वासियों अर्थात देशों में होना शुरू हो गया। जैसे जैसे शहरों की संख्या बढ़ती गई, कह रहे हैं कि शहरों की संख्या बढ़ोतरी हुई गई, वैसे इस्लामी सभ्यता भी फैली फूली, और जिसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ नए शहरों का भी निर्माण हुआ। जो कह रहे हैं कि उस समय के जो अब्बासी खिलाफत थे उसमें जो है इस्लाम धर्म के मानने वालों की संख्या बढ़ी। शहरों के जो प्रमुख 2 केंद्र थे, जो भवन समूह थे, उसमें सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था। जो सांस्कृतिक होता था, एक मस्जिद होती थी, दूसरा सामूहिक नमाज जिसमें पढ़ी जाती थी। यही नहीं, जो दूर से दिखाई देता था, दूसरा भवन सामूहिक केंद्रीय मंडी होती थी, जिसमें जो है दुकानें कतार से लगती थी, व्यापारियों का आवास होता था, सराफा, कार्यालय। इस तरह हम देख रहे हैं कि जो इस्लाम जगत है, अन्य देशों से भी व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। व्यापारिक संबंध धीरे धीरे उनका व्यापार हिंद महासागर से होते हुए भूमध्य सागर के क्षेत्रों तक फैल गया। चीन, भारत, यूरोप के बीच समुद्री व्यापार पर एकाधिकार हो गया, और चीन से नए जो कागज़ का आविष्कार होता है, कागज़ का भी वो आयात निर्यात करने लगे। चीन से कागज़ का निर्यात होने से वो अपने जो वस्तुएं थे इनका लिखा पढ़ी होने लगा। अपने प्रचार प्रसार करने के लिए लिख करके अन्य देशों में भी जो है उसका प्रसार किए। इसमें दिया भी गया है कि ईरानी व्यापारी मध्य एशिया चीनी वस्तुओं, जिसमें कागज़ भी शामिल था, लाने के लिए बगदाद से बोखरा
और समझ कर तुरान होते हुए रेशम मार्ग से चीन जाते थे। इस तरह के देख रहे हैं कि हम लोग जो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे उनके जो है अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई और उनका व्यापार अपने ही देश तक सीमित ना हो करके विदेश, यूरोप, एशिया, अन्य महाद्वीपों तक उनका व्यापार फैल गया। प्रिय भैया बहनों, आगे हम लोग इस्लाम जगत के विद्या और संस्कृत के बारे में अध्ययन करेंगे।